नमो नमः विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर लंबे अरसे बाद लेकर आया हूँ मॉडल पेपर कक्षा 10 विषय संस्कृत का। एक लंबे अरसे बाद हम इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम इस प्रश्न पत्र में, यानी कि आगामी जो हमारी बोर्ड जो परीक्षा है जो बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है, किस प्रकार से हम इस प्रश्न पत्र में पूर्णांक जो हमारा 80 नंबर है, ये 80 अंक हम कैसे प्राप्त करें। बने रहिए मेरे साथ आप इस वीडियो में। पहला जो प्रश्न है वो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। खंड अ में हमें कुछ प्रश्न मिलेंगे जो कि वैकल्पिक प्रश्न है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है जननी तुल्य वत्सला इति पाठः मूलतः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। अर्थात जननी तुल्य वत्सला जो पाठ है हमारा वो मूलतः किस ग्रंथ से लिया गया है। रामायणात्, रघुवंशात्, कादम्बर्याः, महाभारतात्। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? द महाभारतात्। यह जो पाठ है वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। प्रश्न संख्या 2 है अनिशम कालायस चक्रम कुत्र प्रचलति। लगातार दिन रात लोहे रूपी जो पहिया है वो कहाँ चल रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महानगर मध्य, महानगरों के बीच में। प्रश्न संख्या 3 है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती भवति। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्धि हो। कौन सभी कार्यों में बलवान होती है? बुद्धि हो। अगला प्रश्न है बाल भावात् शिवस्य मस्तके कः विराजते। बाल भाव के कारण यानी बचपन के कारण शिव के मस्तक पर कौन विराजमान है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? हिमकरः अर्थात चंद्रमा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है गुणी किम व्यक्ति। अर्थात जो गुण होते हैं वो किसके पास होते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका? या फिर गुणवान के पास में क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुणम। क्या हो जाएगा इसका? गुणम। अगला प्रश्न है लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः के प्रकृतता। अर्थात इस संसार में आँखों वाला किसको कहा गया है? नृपाः, विद्वांसः, धनिकाः, युवकाः। किसको कहा गया है? विद्वांस अर्थात विद्वान को। प्रश्न संख्या 7 है वस्तुतः चौरः कः आसीत्। वास्तव में चोर कौन था? आरक्षी, अतिथि, ग्रही, न्यायाधीश। बताइए वास्तव में चोर कौन था? आरक्षी अर्थात चौकीदार। अगला प्रश्न है बालः याति इति अस्य संधि पदम अस्ति। बालः याति ये उत्तर विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालो याति। इसमें उत्तर विसर्ग है और यह हमारे सिलेबस में निहित है, शामिल है। अगला प्रश्न है चत्व संधि उदाहरण अस्ति। चत्व संधि का उदाहरण होगा क्या हो जाएगा? मैं आपको चत्व संधि एक बार समझा देता हूँ। धन चिन्ह के पहले, यदि धन चिन्ह के पहले किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आता है और धन चिन्ह के बाद में यदि वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श, शलगम वाला श, सलेट वाला स और षटकोण वाला स यदि ये आते हो तो इनके स्थान पर हमें संधि युक्त जब पद बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रथम वर्ण और स। या तो पहला वर्ण हो जाएगा या दूसरा वर्ण हो जाएगा। तो हम देखते हैं एक बार इस प्रश्न को। इतस्ततः ये तो है नहीं क्योंकि इसमें इतः धन इतः है ना, ये संधि है नहीं क्योंकि चतुर संधि तो व्यंजन संधि का प्रकार है। इतस्ततः तो विसर्ग संधि का एक प्रकार है। हिमालय हिम धन आलय इसमें दीर्घ संधि है। एकः धन तावत इसमें भी स्वर संधि, माफ़ी चाहता हूँ, इसमें विसर्ग संधि है। और हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो, क्योंकि यदि इसके मैं टुकड़े करूँगा तो उत्धनपन्न हो। देखिए आप देख भी सकते हैं इसको। उत्धनपन्न किस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है? धन के पहले त लिखा हुआ है, धन के बाद में वर्ग का पहला अक्षर है, लेकिन जब हमें परिणाम मिला तो क्या मिला? वर्ग का पहला अक्षर हमें मिला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है सत्व संधेह उदाहरण अस्ति। सत्व संधि विसर्ग संधि का एक प्रकार है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं हम। रामश्च टिक्ते रामः धन टिक्ते, रामश्च रामः धन च, शरत धन कालः और सत्यम बदः। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? कोई बता सकता है क्या? रामश्च टिक्ते में ष्टुत्व संधि है, रामश्च में सत्व विसर्ग है, शरत धन कालः अभी पढ़ा हमने चत्व संधि है इसमें, और सत्यम वदव अनुस्वार संधि है। तो हमारा सही सत्व संधि का सही उदाहरण क्या हो जाएगा? हमारा रामश्च।
अगला जो प्रश्न है, अजन्तः इति अस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। अजंत इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अजन्तः, यदि आपने जलाम जशो अंते सूत्र पढ़ा होगा तो जस्तो संधि, जो कि व्यंजन संधि का एक प्रकार है, जस्तो संधि आपने पढ़ी होगी, तो जस्तो संधि हमें सिखाती है जलाम जशो अंते, अर्थात किसी प्लस के पहले यदि जलाम जल प्रत्याहार का कोई अक्षर है, जल प्रत्याहार आपने पढ़ा भी होगा, प्रत्याहार 14 प्रत्यय महेश्वराणी सूत्राणी है, इससे संबंधित है ये। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, आप इसका गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अच धन अंतः। क्या होगा? अच धन अंतः। अगला जो प्रश्न है, अंग विकारे का विभक्ति भवति। अंग विकार में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी। कोई बता सकता है अंग विकार में कौन सी विभक्ति होती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तृतीया, स। अगला जो प्रश्न है, अधः इति पदयोगे का विभक्ति भवति। अधः इस पदयोग में कौन सी विभक्ति होती है? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न हल्का सा कंफ्यूज करने वाला ये प्रश्न है। हमें ये अधः जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अध्यधि, मैंने लिख दिया है, आप इसको अच्छी प्रकार से देख भी लें कि दोनों शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। यदि अध्यधि शब्द आ जाता है तो हम करेंगे द्वितीय विभक्ति। और एक है अधो अधः। अधो अधः अर्थात नीचे ही नीचे, तो क्या कौन सी संधि हो जाएगी? वहाँ पर भी द्वितीया। लेकिन यदि केवल अधः शब्द आ जाए, कौन सा शब्द? केवल अधः शब्द आ जाए तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। अधः का मतलब होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है, उत्थानम इत्यत्र पदे कः उपसर्गः। उत्थानम में कौन सा उपसर्ग लिखा होगा? कौन सा उपसर्ग है? कोई बता सकता है? अत, उद, आंग, अव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उद। यदि कहीं पर आपको उद भी दिखाई दे और उद नहीं हो तो उद को हम सही करेंगे, और यदि दोनों हो तो प्रश्न कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, विवादित प्रश्न होगा। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि ऐसा कोई प्रश्न बोर्ड देगा नहीं। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? उद। अगला जो प्रश्न है, प्रबोधम इति अत्र उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। आपको प्रबोधम शब्द दिखाई दे रहा है, इस शब्द में आपको उपसर्ग निकाल कर छांट कर लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, उपसर्ग के इस बार 2 प्रश्न शामिल हैं, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? अ, प्र उपसर्ग। अगला जो प्रश्न है, हन धातुः लोट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने किम रूपम भवति। बहुत ही शानदार प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके सामने लिख भी रहा हूँ, आप इन सबको देख भी सकते हैं। लोट लकार के पूरे रूप मैंने लिख दिए हैं, मैं एक बार उच्चारण करूँगा। हंतु, प्रथम पुरुष एक वचन में हंतु भी बनता है और हतात भी बनता है। मध्यम पुरुष में बनेगा, एक प्रथम पुरुष एक वचन में ही बनेगा हंतु, हताम, घ्नन्तु। मध्यम पुरुष में बनेगा जहिया, हतात, हतम, हत। और उत्तम पुरुष में बनेगा हनानी, हनाव और हनाम। प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देखकर बता सकते हैं इसमें सही उत्तर क्या होगा? अ हंतु, ब हंसी, स हनंतु, द हत। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न में हल्की सी यहाँ पर गलती है, बाई मिसप्रिंट हो सकता है ये प्रश्न। यहाँ पर जो स है वो हमारा सही उत्तर होना चाहिए। हालांकि ये जो ह है ये ह नहीं होकर यहाँ पर कौन सा होगा? गड़ी वाला ग और आधा ग। आधा ग, पूरा न, फिर आधा न, फिर तू। घ्नन्तु शब्द बिल्कुल सही होगा। प्रश्न पूरा का पूरा गलत दिया हुआ है यहाँ पर, आप चिंता नहीं करें। यदि इस प्रकार की कोई संभावना उत्पन्न होती है तो आपको इसका बोनस अंक दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, क्री धातु विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम किम भवति। अर्थात क्री धातु दिया इस बार, और क्री धातु कौन सी लकार में दिया हुआ है? विधिलिंग लकार में। तो क्री धातु विधिलिंग के रूप बनेंगे कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। यदि समस्या हो रही है आपको सुनने में तो मैंने आपके सामने लिख भी दिया है, आप इनको अच्छी प्रकार से देख ले और आपका जो सही उत्तर है उसका आप चयन यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। वेदिलिंग लकार में दिया हुआ है, मध्यम पुरुष भी है और एक वचन में आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ब, कुर्याः।